हेलो डियर फ्रेंड्स, आपसे फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला सर चैनल पर। चलिए आज के क्लास में बात करते हैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री सेंटअप एग्जाम पेपर का सॉल्यूशन, जो आपको बोर्ड एग्जाम में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से सेम टाइप के क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको इन सभी प्रश्नों का जो भी सेंटअप एग्जाम में जो भी केमिस्ट्री का पेपर हुआ है उसमें जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उसी बेस पे क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से कुछ क्वेश्चन कभी कभी रिपीटेड भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए पेपर का जो भी सॉल्यूशन है आपको आना चाहिए और ट्रिकली आना चाहिए। हो सकता है कि क्वेश्चन सेम भी दे दे, हो सकता है उसी के बेस पर कोई दूसरा भी क्वेश्चन दे दे। तो ध्यान देंगे हमारे पास क्या है, यहाँ पर सेट कोड जो है ए है। आपके पास कौन सा सेट है आप अपना देख लेंगे। अगर सेट अगर सेम होगा तो क्वेश्चन का नंबरिंग भी सेम होगा, अगर सेट अलग अलग होगा तो क्वेश्चन का नंबरिंग अलग अलग होगा। तो उस तरह का आपको क्वेश्चन को देख करके आपको देखना है कि इसका आंसर हमने क्या बताया था। ठीक है, चलिए हम लोग पेपर सॉल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका स्क्रीन पर ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में पैकिंग गुणांक कितना होता है। ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिख रहा है, आप लोग देख लेंगे। तो ध्यान देंगे एफसीसी की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? एफसीसी की बात कर रहा है। तो एफसीसी का जो पैकिंग प्रभाव होता है वो 74% होता है। ठीक है, लेकिन पैकिंग प्रभाव नहीं, ये तो आपका संकुलन क्षमता था, पैकिंग इफिशियंसी होता है। लेकिन जब भी प्रभाव पूछेगा तो इसका परसेंटेज नीचे ला दिया जाता है। क्या किया जाता है? परसेंटेज नीचे ला करके सॉल्व कर दिया जाता है, यानी कि कितना हो जाएगा 0.74। कितना हो जाएगा इसका 0.74। अब देखिए कि आप एफसीसी आप रट कर जाएंगे, हो सकता है आपसे नेक्स्ट बार पूछ दे बीसीसी का क्या होता है, तब क्या जवाब देंगे। तो बीसीसी का जो संकुलन क्षमता हो 68% होता है। कितना होता है? 68% होता है। लेकिन इसका जो पैकिंग प्रभाव पूछेगा तो 68/100 कर देंगे, यानी इसका हो जाएगा 0.68 अगर बीसीसी का पूछेगा तब। ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपको एससीसी का पूछ दिया तब क्या होगा। तो एससीसी का जो पैकिंग प्रभाव होता है, तो पहले तो हम लोग संकुलन क्षमता देखेंगे। संकुलन क्षमता आपका 52.4 होता है, परसेंट होता है। ठीक है, लेकिन जब इसका पैकिंग प्रभाव पूछेगा तो इसका आपको परसेंटेज लाना पड़ेगा नीचे। तो 2 हो गया परसेंटेज के लिए, 1 हो गया डिसमल के लिए, 1000 हो गया। तो इसका आंसर आएगा 0.52। अगर एससीसी का पूछेगा तो 0.52 आप याद रखेंगे। तो ये ध्यान देंगे एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? एफसीसी दिया है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ध्यान देंगे। क्वेश्चन में सेकेंड बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन धात्विक ठोस है, कौन मेटालिक सॉलिड है। तो मेटालिक सॉलिड मतलब जो मेटल हो, यहाँ पर दिया है पीतल, ग्रेफाइट, प्लास्टिक, हीरा। क्या होगा बताएंगे। निम्नलिखित में कौन धात्विक ठोस है? विच द फॉलोइंग इज मेटालिक सॉलिड। ब्रास, ब्रास मतलब क्या होता है? पीतल। ब्रास मतलब क्या होता है? पीतल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पीतल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पीतल, तो ब्रास जो होता है पीतल, ये क्या है? एक मेटल है, और मेटल में ही मेटालिक सॉलिड हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन रेडियन के खाली स्थान छोड़कर दखल देता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है? रेडियन का खाली स्थान दखल कर लेता है, इसको हम बोलते हैं एब्सेंटर। क्या बोलते हैं? एब्सेंटर। और एब्सेंटर क्या होता है? कलरफुल होता है। क्या होता है? कलरफुल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है पिंड केंद्रित अष्टफलक, फलक केंद्रित वर्ग तलीय। देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर पूछा, अगर यूनिट सेल में पूछा तो कुछ हो सकता था। यूनिट सेल में अगर पूछता कि किस प्रकार का यूनिट सेल है, तो अब तब आप कह सकते थे कि सर एफसीसी है। इसका है एफसीसी है। लेकिन यहाँ पूछा क्या हुआ है? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर पूछा है तो क्या हो जाएगा? अष्टफलक, ऑक्टाहेड्रल। और ये भी ध्यान देना है कि NaCl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो होता है कितना होता है? 6:6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर भी ऑक्टाहेड्रल होता है, ये भी आप याद रखे रहेंगे। अगला क्वेश्चन में है 5 में है कि एजियोट्रोपी मिश्रण है। एजियोट्रोपी मिश्रण क्या होता है? कि जो एक निश्चित तापक्रम पर क्या हो? उबलने वाला मिश्रण होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
5 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ऋणात्मक विचलन, ध्यान देंगे, राउल्ट के नियम को पालन वही करता है जिसका जो कंपाउंड है आसपास में थोड़ा सा हो, ठीक है, यानी कि उनका जो फॉर्मूला, उसका लगभग उसके जो स्ट्रक्चर है ना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन क्या आ जाएगा, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म एसीटोन राउल्ट नियम से निगेटिव डेविएशन शो करता है। कभी कभी तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें कौन सा आइडियल सॉल्यूशन है और कौन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है। शुद्ध जल की मोलरता जो है 55.55 होता है। कितना होता है, 55.55। कैसे होता है, तो इसका जो टोटल 1000 हो गया और 18 क्या होता है, मास। मास इससे कलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा 55.55, क्योंकि मोलारिटी आप जानते हैं मास, तो चूंकि 1 लीटर में मोलारिटी 1 लीटर में पूछेगा ही, तो 1000/18 हो जाएगा। कभी कभी ऐसे ही पूछ देगा कि मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, तो मोलारिटी का यूनिट भी आप याद रख लेंगे, मोल पर लीटर होता है। क्या होता है, मोल पर लीटर, ये भी याद आप रखे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका समप्राणी दाब सबसे अधिक होता है। ऐसा क्वेश्चन कब होगा, ऐसा क्वेश्चन जब होगा कि जिसमें ज्यादा आयन हो, मोर आयन जहां होगा, ठीक है, मोर आयन जहां होगा उसी सॉल्यूशन में ऐसा कंडीशन होगा। तो ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर होगा 1 एलम बिलियन। चूंकि जो एलम होता है वो क्या होता है, K2SO4, K2SO4 होता है, Al2SO4 थराइस हो जाता है, ठीक है, और 24H2O भी होता है, 24H2O भी होता है। तो इसमें ज़्यादा आयंस है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा आयंस है, यहाँ पर के में भी आयंस है, सल्फेट में, एल्यूमिनियम में भी सल्फेट में ज़्यादा आयंस, तो ज़्यादा आयंस इसमें है सी नंबर में। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रहा है, ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूलल अवनमन स्थिरांक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। मूलल अवनमन स्थिरांक को निम्नलिखित में से किसमें व्यक्त किया जाता है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा है डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, के एफ इंटू एम। तो आपसे क्या पूछा है, अवनमन स्थिरांक, तो पूछ रहा है के एफ बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ, और बाई में क्या आ जाएगा, एम, क्या हो जाएगा, एम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। तो डेल्टा टी एफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम के, तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ हो गया, और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, के एफ हो जाएगा, और के एफ इंटू क्या हो जाएगा, एम। और आपसे के एफ का वैल्यू पूछ रहा है, तो के एफ बराबर क्या, डेल्टा टी एफ बाई एम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक वायुमंडलीय दाब व तापक्रम जिस पर किसी पदार्थ का ठोस या द्रव दोनों अवस्थाएं साम्य में रहती, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गलनांक और हिमांक। तो सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि विद्युत अपघट्य वह पदार्थ है, इलेक्ट्रोलाइट वह पदार्थ है कि इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है। क्या होता है, आयोनाइज। तो जल में घुलने पर क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन बोल रहा है कि जब विद्युत धारा को AlCl3 के जलीय घोल से प्रवाहित किया जाता है तो 13.5 ग्राम एल्युमिनियम मुक्त होता है। आवेश की मात्रा क्या है। एल्युमिनियम, ध्यान देंगे, एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम पर कितना चार्ज होता है, +3 चार्ज। यहाँ पर कितना मोल हुआ, 3, कितना हुआ, 3 मोल, यानी कि 3 फैराड। 3 मोल मतलब 3 फैराड। अगर AlCl3 को, है ना, AlCl3 से अगर हम AlCl3 से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दें तो कितना हो जाएगा, एल्युमिनियम
और 3Cl माइनस हो जाएगा। यहाँ पर एल्युमिनियम का चार्ज कितना होगा 3। तो ये एल्युमिनियम का जो +3 चार्ज है यानी कि इसको +3 में चेंज करके कितना चाहिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए 3 मोल। तो अब इसी को हम फैराड में चाहिए 3F। और एल्युमिनियम का मास कितना होता है एल्युमिनियम का मास कितना होता है 27 ग्राम। कितना होता है 27 ग्राम। तो 3F से 27 ग्राम हुआ 3F से 27 ग्राम। तो 1F से कितना हो जाएगा 27 सॉरी उल्टा क्वेश्चन ना क्वेश्चन उल्टा है 27 ग्राम से कितना 3F 27 ग्राम के लिए 3F। तो 1 ग्राम के लिए 27 नहीं हुआ 3/27 हो जाएगा। और उसने कितना पूछ रहा है 13.5। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 13.5 सॉल्यूशन कर देंगे कितना हो जाएगा 3 9 27 15 9 135 यानी हो जाएगा 1.5 फैराड। कितना हो जाएगा 1.5 फैराड। यानी कि AlCl3 के अगर जलीय घोल से प्रभावित किया जाता है तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि एल्युमिनियम पर चार्ज कितना है +3 तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि तनुता बढ़ाने पर क्या तनुता बढ़ाने पर तो 12th का हो गया 12th का आंसर मैंने बता दिया 12th का क्या था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 13 में है कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है बढ़ती है। क्या होती है बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लवण सेतु में होता है। तो KCl होता है। किसका होता है KCl। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि जो आयन सबसे सस्ता से ऑक्सीकृत होता है वह क्या है। जो आयन सबसे सस्ता से ऑक्सीकृत होता है तो ऑक्सीकृत मतलब जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा साइज बड़ा होगा। तो आयोडीन का क्या होता है साइज बड़ा होता है इसलिए जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर निम्नलिखित किस पर निर्भर नहीं करती है। सांद्रता पर तापक्रम पर प्रकृति पर अणुसंख्यता पर निर्भर नहीं करती है। तो क्या हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है 17 में कि निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्या होता है 1 मोलैक्युलरिटी होता है। तो मोलैक्युलरिटी में एक ही दिख रहा है NH4 2 A2 गया तो इतना हो गया मोलैक्युलरिटी में 1 NH4 NO2। 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु 30 मिनट है तो उस अभिक्रिया के 75% संपन्न होने में कितना समय लगेगा। ठीक है यदि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु 30 मिनट है तो उस अभिक्रिया के 75% संपन्न होने में कितना समय लगेगा। ध्यान देंगे आपको अर्ध आयु दिया है तो T½ बराबर क्या होता है T½ बराबर क्या होता है 0.693/K होता है। T½ कितना होता है T½ का फॉर्मूला होता है T½ बराबर क्या होता है 0.693 क्या होता है K होता है। तो T½ के फॉर्मूले से K का वैल्यू निकालना पड़ेगा। किसका वैल्यू K का वैल्यू निकालना पड़ेगा 0.693 और बटा में क्या आ जाएगा T½ तो T½ कितना है 30 तो K का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है जब K का वैल्यू निकाल देंगे तो फिर क्या पूछ रहा है टाइम पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है टाइम। तो फार्मूला क्या होता है टाइम प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टाइम। ऐसे तो आप शॉर्टकट में इसको बना सकते हैं लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं। तो क्या फार्मूला होता है बताएंगे। K बराबर क्या होता है K बराबर होता है 0.693/T log A/A-x फार्मूला होता है ना। इस फार्मूले को पुट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा कितना हो जाएगा बताएंगे 30 मिनट अर्ध आयु है और 75% कंप्लीट करना है तो बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा अगर लॉन्ग प्रोसेस में अगर इसको बनाएंगे तो लॉन्ग प्रोसेस में मैंने जैसे बताया कि आपको लॉन्ग प्रोसेस से बनाना है तो लॉन्ग प्रोसेस में यही करना पड़ेगा T½ के हेल्प से आप क्या करेंगे K की वैल्यू निकालेंगे फिर K की वैल्यू से आपका निकालना पड़ेगा T निकालना पड़ेगा।
ठीक है। तो या इसका ऐसे भी शॉर्टकट बना सकते हैं कि अगर 30 प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और 75% पूरा होने में समय लगा है तो 25% अभी आपको क्या करना है, बाकी हुआ है, 25% आपका बाकी है। इस कंडीशन में अगर आपका देखा तो 1 घंटा का समय लगेगा। ठीक है, दोगुना कर देंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगर यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछ दिया तो आपको कैसे बनाना है, तो पहले आपको टी हाफ के फार्मूले से क्या निकालना है, के का वैल्यू निकालना है 0.693 के की वैल्यू निकालना है टी हाफ का वैल्यू भर के, और के वैल्यू निकालने के बाद फिर आपको टी निकालना पड़ेगा, 2 बार प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या फार्मूला होता है, के की वैल्यू के लिए क्या होता है, के इक्वल टू 0.693 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स पुट करेंगे तो आपका आंसर है। इतना दिमाग नहीं लगाना है आपको, 1 घंटा आंसर लगा लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया की दर की इकाई क्या है। अभिक्रिया की दर की इकाई, अभिक्रिया की दर बराबर क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन, क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बटा क्या होता है, समय। तो सांद्रता से सांद्रता घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मूल पर लीटर, सांद्रता से मूल पर लीटर। ठीक है, मूल पर लीटर बाई क्या आ जाएगा, सेकेंड, हो जाता है मूल पर लीटर पर सेकेंड, मूल पर लीटर पर सेकेंड। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाइड्रोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिशोषित हो जाता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, निकेल, प्लेटिनम और प्लेटिनम 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी ताजे और क्षेपित पदार्थ विद्युत भट्टे डालकर कोलाइड विलयन को बनाने की क्रिया क्या कहते हैं, तो पेप्टाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री जिसको में बोलते हैं, हाँ सरफेस केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी सरफेस क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन जो है द्रव से नहीं कोलाइड है, तो स्टार्च सॉल्ट, राइट आंसर डी है। इस बच्चे का है वो भी सही लगा लिया है। अगला क्वेश्चन है अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है, अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा क्या होती है, अधिशोषण ऊर्जा कहलाती है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन में 24 में है, 24 में अयस्क के प्रगलन के समय फ्लक्स का कार्य क्या होता है। अयस्क के प्रगलन के समय मतलब जो मेल्टिंग प्रोसेस होता है उसमें फ्लक्स क्या करता है, तो जो भी इम्प्योरिटी है उसको दूर निकालता है, तो गैंग को बाहर निकालने का काम करता है। क्वेश्चन 25 में है कि वैद्युत अपघटन विधि से किसका निष्कर्षण होता है। तो आपको पता है कि वैद्युत अपघटन विधि से आपको जो स्ट्रॉन्ग यानी कि जो क्या होता है स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी सीरीज वाला जो भी एलिमेंट होते हैं उनका होता है। यहाँ पर तो तीनों है, क्षार है, क्षारीय धातु है, एल्यूमिनियम है, तीनों क्या है एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि प्रक्षेप्य शोधन विधि से किसका प्राप्त किया जाता है, तो अल्ट्रा प्योर यानी कि अत्यंत ही विशुद्ध, अल्ट्रा अनप्योर अत्यंत ही विशुद्ध धातु का क्या किया जाता है शोधन, अल्ट्रा प्योर मेटल। क्या है, अल्ट्रा प्योर मेटल। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि निम्नलिखित में से किस धातु को निक्षालन से होता है, निक्षालन में किसका होता है, एल्युमिनियम में निक्षालन प्रोसेस यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 28 में निम्नलिखित में से किसका जल अपघटन नहीं होता है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर जल अपघटन दोनों का नहीं होता है, PF3 का और NF3 का, लेकिन आपका बोर्ड एग्जाम दिया है तो उसको सोचना चाहिए, फिर भी हम आपको NF3 बता दे रहे हैं। ठीक है, दोनों का नहीं होता है हाइड्रोलाइसिस। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड ज्यादा अम्लीय है, क्या है, ज्यादा अम्लीय है। तो एक्टिविटी सीरीज में अगर हम क्या करते हैं ऊपर से नीचे जाते हैं तो कैसे कंडीशन आता है, यहाँ पर आप लगा लेंगे N2O5, क्या जाएगा N2O5 एक्टिविटी सीरीज ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम है ना। क्वेश्चन नंबर 30 में कि IF7 में प्रसंकरण होता है। IF7 फार्मूला ट्रिक क्या बताया गया है, तो हो जाएगा सेंट्रल एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और ये होगा 5, 7 5 12, 12/2, 12/2 मतलब कितना होता है 6, 6 का मतलब क्या आता है sp3d2। ये ट्रिक है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, sp3d2, तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर
31 में है कि निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन, जिसमें अनपेयर्ड हो तो उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। उसमें 32 में है सबसे हल्की एवं अज्वलनशील गैस कौन है, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हीलियम। क्या होता है, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 30 में 33 जेनॉन की संरचना होती है, जेनॉन की संरचना कैसी होती है, तो आपका लीनियर होती है। कैसी होती है, लीनियर, रैखिक। क्या होती है, रैखिक, लीनियर। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि NaOH की गर्म विलयन से कोलिन के विक्रिया पर क्या बनता है, तो NaOH का अगर हम किसके साथ, कोलिन के साथ, और साथ में क्या है, हॉट क्रिया कराएंगे तो बनेगा NaCl3 और साथ में H2O भी बनेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 34 का सी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन जो तत्व है ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित धनात्मक नहीं कर सकते, तो भाई फ्लोरीन जो है बहुत ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसलिए ज़्यादा शो नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 36 में है निम्नलिखित में कौन कम वाष्पशील है, निम्नलिखित में कौन कम वाष्पशील है, तो ध्यान देंगे H2O जो है, H2O जो है मोर लिस्ट वोलेटाइल लिक्विड है। H2O क्या है, लिस्ट वोलेटाइल लिक्विड है, बाकी इनसे जल्दी का हो जाता है। ये आपको सीरीज पी ब्लॉक में आपको सीरीज पढ़ाया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो आप जानते हैं कि आर्गन 4s1 3d, क्रोमियम है ना 4s1 3d5, 4s1 3d5, 4s1 3d5, राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। Fe+2 में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो Fe+2 को बना लेंगे, तो पहले Fe को बनाएंगे, तो Fe क्या होता है, आर्गन में क्या होता है 4s2 3d6 होता है, तो कितना लॉस करना है, 2 लॉस कर देना है, तो लॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में बच रहा है बस 3d6 बच रहा है। 3d6 को ऑर्बिटल में अगर हम उन क्या करते हैं, अरेंज करते हैं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6, यानी हो जाएगा, क्या बोला है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बोला है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बोला है Fe+2 में। फिर से देख लेते हैं क्या कह रहा है, अनपेयर्ड फेरस का क्या होता है 26 होता है ना, फेरस 26 में, तो हो जाएगा आर्गन 18 2 20, यहाँ पे क्या है 18 2 20 6 26 हो गया, 3d6 हो गया। अब 3d6 को अगर हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 यहाँ से खत्म हो गया, तो क्या बचा 3d6 बचा, 3d6 बचा, और 3d6 को अगर हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं 1 2 3 4 5, अच्छा हाँ ठीक तो है, 1 2 3 4 5, ये बॉक्स नहीं रहेगा, 6, कितना अनपेयर बचा, 4, कितना बचा 4, पहले बार में थोड़ा सा गलत हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर ए, सही से इसको अरेंज कर देंगे तो आ जाएगा। 39 में है कि लैथेनाइड संकोचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, किस तथ्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो ये जिरकोनियम और जो हाफनियम है इसके परमाणु की त्रिज्या लगभग क्या होती है, समान होती है। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि निम्नलिखित में सीरियम द्वारा प्रदर्शित ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो +3 और +4 ये शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि K3C2O3 के ट्वाइस Cr की समन्वय संख्या और ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण से निकाल लेंगे तो 1 × 3 प्लस क्रोमियम का हो जाता है x, ऑक्सीलेट का क्या होता है -2 चार्ज होता है, -2 इंटू क्या होता है 3 = 0, हो जाएगा 3 प्लस -6 = 0, x = +3 आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीलेट क्या है, डेंसिटी लिगेंड है, तो नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड, तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना है 3 है, डेंसिटी 2 है, तो कितना हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 6 3, यानी पहले आपका कोऑर्डिनेशन में पूछा है, बाद में ऑक्सीडेशन, तो पहला हो जाएगा 6 और 3। क्वेश्चन 42 में कह रहा है कि K3Al C2O4 थराइस का IPAC नेम क्या है,
तो पहले तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन में कितना दिख रहा है, ऑक्सीडेशन में आपका 3 आ जाएगा, ठीक है 3 आ जाएगा। उसके बाद 3 को बोलते हैं ट्राई, तो पहले बोलेगा पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट, नेगेटिव है तो एल्यूमिनेट हो गया, एल्यूमिनेट थर्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब इसका बहुत सारा रूल भी है, एक ही बार में तो पूरा आप नहीं सीख पाएंगे। AgCl NH4OH के घोल में निम्नलिखित के किसके निर्माण के लिए कारण घुलता है, ये आपका हो जाएगा AgNO3 ट्वाइस Cl, यहाँ पर +4 भी होता है, ध्यान देंगे। सी। क्वेश्चन 44 में है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टफलकीय जटिल यौगिक है। ऐसा तब होता है जब ज़्यादा कोऑर्डिनेशन में कितना होता है, 6 लगभग होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया शुष्क ईंधन में से है। तो आप जानते हैं कि अल्काइल हैलाइड जब मैग्नीशियम के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है तो बनाता है RMgX बनाता है, RMgX बनाता है। तो क्या आ जाएगा, अल्काइल हैलाइड C2H5Cl, 45 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 46 ध्यान देंगे, क्वेश्चन 46 में है, 46 में बोल रहा है कि C2H5Br KCl, तो C2H5Br KCl से करें तो बना देगा C2H5Cl बनाएगा, ठीक है। और फिर इसका बोला कि C2H5Cl को अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे किसके साथ, HCl के साथ, तो ये बना देगा आपका प्रोपेनोइक एसिड। क्या बनाएगा, प्रोपेनोइक एसिड बनाएगा, प्रोपेनोइक एसिड बनाएगा। और साथ में क्या बनाएगा, NH4Cl, क्या बना देगा, NH4Cl। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 में है कि अल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके है। अल्काइल हैलाइड जिसको हम लोग RX बोलते हैं, तो RX का बहुत सारा हम लोग रिएक्शन पढ़े हैं, जिसमें आपको एल्केन भी बन जाता है, एल्कीन बनता है और एल्कोहल भी हम लोग बना लेते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 में, क्वेश्चन 48 में दिया है कि अल्काइल का घटती क्रियाशीलता क्रम क्या, ध्यान देंगे। हम लोग ऐसे पढ़े हैं RCl RI, ध्यान देंगे RI RBr फिर RCl, ऐसा है बढ़ता हुआ क्रम, मतलब I सबसे ज़्यादा है, Br वाला उससे कम है, Cl वाला उससे कम है। तो बोला है कि घटते क्रम, तो इसका उल्टा लिख देना है, रिवर्स लिख देना है। क्या लिख देना है, रिवर्स। तो सबसे कम कौन है, सबसे कम RCl, उससे कम RBr। घटते क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम तो सबसे पहले ज़्यादा चाहिए ना भाई, सबसे पहले ज़्यादा चाहिए, तो सबसे ज़्यादा कौन है, RI है, फिर RCl है, RBr है, ठीक तो है। सबसे ज़्यादा तब कम उससे कम, ओहो पहले Br होता है ना, I के बाद क्या होता है, Br। आप पढ़े हैं ना, पढ़े हैं कि F होता है, Cl होता है, Br होता है, फिर क्या होता है, I होता है। तो सबसे ज़्यादा I वाला, तो पहले I होगा, बाद में Br होगा, बाद Cl होगा, IBrCl, सी नंबर दिख रहा है भाई दोस्तों, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि ब्यूटेन टूअल क्या होता है। तो भाई ब्यूटेन टूअल सेकेंडरी एल्कोहल है। क्या है, ब्यूटेन टूअल सेकेंडरी एल्कोहल है। सेकेंडरी एल्कोहल का मतलब क्या होता है, एल्कोहल से जुड़े हुए दो अल्काइल ग्रुप, एल्कोहल से जुड़े हुए दो अल्काइल ग्रुप। परिशोधित स्प्लिट होता है, परिशोधित स्प्लिट 95 से 96% अल्कोहल के मिश्रण को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 में है, 51 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन एल्कोहल ल्यूकस अभिकारक साथ, ध्यान दें ल्यूकस अभिकारक साथ जो होता है 3 डिग्री एल्कोहल देता है, कौन 3 डिग्री एल्कोहल। था 3 डिग्री एल्कोहल कौन है, ये तो है सी नंबर। सी नंबर क्या है, 3D एल्कोहल है, क्योंकि OH से 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सरल ईथर इसमें कौन है। तो सरल ईथर मतलब क्या होता है, सरल ईथर मतलब जो ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है ROR, ये दोनों R क्या आना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों R के सेम। यहाँ ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर सी में दोनों सेम है, इथाइल इथाइल दोनों तरफ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 53 में है कि न्यूटोलियन सभी निम्नलिखित किसका अमोनिया घोल होता है। भाई सिल्वर नाइट्रेट का अम्लीकृत घोल होता है, 53 का सी। क्वेश्चन 54 में है कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है। तो इसको गर्म करने पर बनेगा एसिटल्डिहाइड। क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड यहाँ पर रिएक्शन भी आपको बच्चा लिख दिया है, ठीक है। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट
कि रिएक्शन को एसिटल्डिहाइड और साथ में आपको कैल्शियम कार्बोनेट भी बनता है, तो सही तो है एसिटल्डिहाइड। ठीक है, क्वेश्चन 55 में है कि इसका आईपीएसी नाम क्या होता है, हो जाएगा 1 2 और 3। तो 1 2 3 दो मिथाइल 3 कार्बन है एल्डिहाइड में, तो क्या होता है प्रोपेनल, तो दो मिथाइल प्रोपेनल, सही तो है 2 मिथाइल प्रोपेनल। 55 का ए 2 मिथाइल प्रोपेनल, आईपीएसी ने पूछा हुआ है। क्वेश्चन 56 में है कि इनमें यूरोट्रोपिन कौन होता है, तो यूरोट्रोपिन का फार्मूला ये है, ऑप्शन नंबर है C2 टेट्रामिथाइल एमीन होता है, तो CH2 4NH6। क्वेश्चन 57 पूछ रहा है कि अमोनिकृत मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल लिखे तो किसका क्रियाशील समन्वय है, तो कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होता है जिसको RCOOH होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल किसके साथ शो करता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है ईस्टर के साथ शो करता है, किसके साथ, क्योंकि 2 ऑक्सीजन इसमें भी 2 ऑक्सीजन इसमें भी है, तो ईस्टर के साथ शो करता है, 2 ऑक्सीजन उसमें भी है 2 ऑक्सीजन इसमें भी है। क्वेश्चन नंबर 58 में है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है, तो ध्यान देंगे ट्राई आयोडाइड, ट्राई वाला आपका ज़्यादा प्रबल अम्ल है, ऑक्सीक्री जल्दी से हाइड्रोजन आयन देगा। 59 में है जब फॉर्मिक अम्ल को इसके साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, तो फॉर्मिक को गर्म कहते हैं तो क्या बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, साथ में H2O बनेगा, तो क्या बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 60 में बोला है कि एसिटामाइड की अभिक्रिया के साथ क्रम क्या बनता है, एसिटामाइड RCuNH2, इसकी अभिक्रिया Br2, साथ में क्या बोला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट करें तो क्या बनेगा मिथाइल एमीन बनाएगा। ठीक है, मिथाइल एमीन, साथ में आपका पोटेशियम कार्बोनेट भी बनाएगा, साथ में KBr भी बनाएगा, साथ में H2 भी बना देगा। ठीक है, तो मिथाइल एमीन बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा है कि निम्नलिखित की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल के साथ क्या होगा, स्टील क्लोराइड प्राप्त नहीं होता, तो क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो आप है ये आप पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स में भी हम लोग पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 में बोला है कि गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण का उपयोग किसके बनाने में होता है, तो 1 डिग्री एमीन प्राइमरी एमीन। 63 में है कि एक कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित होता है, तो कार्बन जैसे मान लिया C6H12O6 एक कार्बोहाइड्रेट है, तो क्या है कार्बन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है, इसमें कंपाउंड में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 में बोला है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज किस प्रकार का समवायी है, आइसोमर है, तो ये है आपका फंक्शनल आइसोमर्स। क्यों, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, ग्लूकोज में क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप, और कीटोन में क्या होता है कीटो ग्रुप। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप तो अलग हो गया, तो क्रियाशील समन्वय रहता है। 65 में कि कॉड लिवर तेल निम्नलिखित में कौन उपस्थित होता है, तो कॉड लिवर तेल में आपका विटामिन E होता है और विटामिन D होता है, ओमेगा 3 का नाम सुने होंगे, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर C विटामिन A, D तो दिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया है निम्नलिखित में कौन पेप्टाइड बंध को सही रूप से निरूपित करता है, पेप्टाइड बंध को सही रूप से निरूपित करता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है NHCO, राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपको पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में है कि कौन संघनन बहुलक नहीं है, संघनन बहुलक मतलब क्या होता है, संघनन बहुलक मतलब है जिसके मोनोमर दो हो, है ना, दो या दो से अधिक मोनोमर डिफरेंट हो और एक आपका पॉलीमर बना, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ध्यान देंगे यहाँ पर जो है ये सब जो है आपका कंडेंसेशन पॉलीमर है, क्योंकि इसके मोनोमर सबका अलग अलग है, क्या है सबका अलग अलग है मोनोमर। क्वेश्चन नंबर 68 एम्पिसिलिन है, एम्पिसिलिन क्या है एंटीबायोटिक है, एम्पिसिलिन क्या है एंटीबायोटिक है। नायलॉन बनाने में कौन सा कच्चा पदार्थ होता है, देखिए नायलॉन 2 तरह का होता है, नायलॉन 6 और नायलॉन 6 दो होता है ना, नायलॉन 6 एक नायलॉन 6। अब यहाँ बोला नहीं है किसका, लेकिन आप मान देंगे एपिटिक अम्ल, नायलॉन 6 में एपिटिक एसिड का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है निश्चेतक रूप में किया जाता है,
ये बच्चा जो है जो सही आंसर लगाया हुआ है। तो N2O क्या है? N2O लाफिंग गैस जिसको बोलते हैं, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, और ये पेन के रूप में भी यूज किया जाता है ना, बर्न में भी कि पेन में भी इसको दिया जाता है N2 एनेस्थेटिक के रूप में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और एक आवश्यक सूचना कि आपके लिए रामबाण है ना, आपके लिए रामबाण एग्जाम टॉनिक बन गया है, रामबाण एग्जाम टॉनिक बुक बन गया है, सेकेंड एडिशन, जो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, PDF आपको मिल जाएगा। आप 87099931 पर आप व्हाट्सएप कर देंगे, बोलेंगे नोट्स चाहिए, आपको पे करना होगा। ठीक है, कितना पे करना होगा? ओनली 49 रुपये। 49 रुपये में आपको टोटल ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, VVI जो बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% लड़ने वाला है, वे सभी क्वेश्चन का PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कोई दोस्त फ्रेंड्स वीडियो है अपने दोस्त फ्रेंड से वीडियो का लिंक शेयर भी कर देंगे।